नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम अपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं आजाद हिंद फौज के महानायक वीर शहीद केसरी चंद के 103वें जन्मोत्सव के अवसर पर पवेलियन ग्राउंड पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं वीर शहीद केसरी चंद की चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि उत्तराखंड के जौनसार बाबर के वीर सपूत थे केसरी चंद। स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देकर उत्तराखंड और जौनसार का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करने वाले वीर महानायक थे। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा पर 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन और कौशल प्रयोगशाला के उद्घाटन समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा पर 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन एवं कौशल प्रयोगशाला के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय लगातार उन्नति कर रहा है, ये उन्होंने कहा। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और देश विदेश से पहुंचे सभी महानुभावों का देवभूमि उत्तराखंड की ओर से स्वागत करता हूं। हम टेक्नोलॉजी की जितना उपयोग करें हमारे लिए उतना कम है। समय और श्रम दोनों बचते हैं। चिकित्सा शिक्षा पर आयोजित इस 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन में अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, नीति आयोग के सदस्य और हमारे पड़ोसी राज्य के मूल निवासी और जिन्होंने बहुत सारगर्भित, बहुत सरल तरीके से बहुत सारी बातें हम सबके सामने रखी। जिस प्रकार से भारत की सरकार काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टर विनोद कुमार पाल जी, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना जी, और जब धस्माना जी ने काम संभाला था बहुत छोटी आयु थी, 26 साल के थे, तब से लगातार ऐसे विश्वविद्यालय को लगातार आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व, जो समर्पण भाव है, उसके कारण से आज हम देखते हैं कि ये विश्वविद्यालय इस प्रकार से लगातार तरक्की कर रहा है, लगातार उन्नति कर रहा है। डॉक्टर विजय धस्माना जी, कुलपति डॉक्टर विजेंद्र चौहान जी, हिमालयन आयुर्वेदिक संस्थान के प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक देवरारी जी, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन के अध्यक्ष डॉक्टर वंशु जी, सचिव डॉक्टर सिराज मोहम्मद अली जी, NCPHE के सचिव डॉक्टर सुजीत कावरा जी एवं सभी मंचासीन अतिथिगण, सभी वक्तागण और इस सभागार में उपस्थित संपूर्ण देश भर से आए हुए हमारे चिकित्सा शिक्षा के विद्वान, हमारे सभी प्रोफेसर, डॉक्टर और जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम, ये सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ आप सब लोगों ने मेरा अभिनंदन किया, मैं विश्वविद्यालय में आया, वहीं जो देश विदेश से बहुत सारे हमारे विद्वानगण यहाँ पधारे हैं, मैं देवभूमि उत्तराखंड आने पर आप सभी का अपनी तरफ से अभिनंदन। वहीं गंगोत्री धाम से 800 लीटर के कलश में गंगा जल भरकर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर तक कलश यात्रा निकाली जा रही है। गंगा कलश यात्रा बुधवार को हरिद्वार से मानसा देवी चरण पादुका पहुंची, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविन्द्र पुरी ने अन्य संतों के साथ श्री गंगा कलश यात्रा का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। वहीं गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज ने बताया कि गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद हर साल गंगा जल से भरा कलश उत्तरकाशी, टिहरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, मुरादाबाद के रास्ते नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष मनसा देवी
मंदिर के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज द्वारा भगवती गंगा जी का हरिद्वार पंचायती निरंजन अखाड़े में भव्य स्वागत और आज इस परिप्रेक्ष्य में मुरादाबाद के लिए रवाना की गई है। मैं इस उपलक्ष्य में समस्त विश्व की सुख और शांति की कामना करता हूं और सभी संतों का, भगवान पशुपतिनाथ का सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, विश्व का कल्याण हो, इस भावना के साथ आज मुरादाबाद के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। जय मां गंगे। भागीरथी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात्। आपने देखा होगा हर साल की भांति इस साल भी जो है हमारे महाराज श्री जो है गंगा जल यहाँ से लेकर के नेपाल लेके जाएंगे और जो भी विशेष जो भी इनको कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना महाराज श्री आपको बताएंगे। देखिए, ये परंपरा अभी से नहीं, बहुत पहले से बीच में ये परंपरा लुप्त हो गई थी और अभी ये परंपरा महाराज श्री ने दोबारा शुरू की है। कहीं साल हो गए अब जो वहाँ से गंगा जल आता है, यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर ये जो अपना मुरादाबाद। वहीं दिव्यांग बच्चों की सफारी के साथ ही आज से रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीतावनी जोन का भी शुभारंभ हुआ। बता दें कि रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीतावनी जोन को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट व रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ कुंदन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर पर्यटकों को सीतावनी जोन में रवाना किया। बता दें कि इस जोन का शुभारंभ प्रभागीय वनाधिकारी कुंदन कुमार ने रिबन काटकर नहीं किया, बल्कि दिव्यांग विद्यालय के बच्चों को सफारी करवाकर इस जोन का शुभारंभ किया। देवांगी, बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट हम ही ओपनिंग कर रहे हैं ये गेट का। बहुत बढ़िया, बस वेट भी किया, मगर वेट के बाद अभी टाइगर भी दिखेगा तो हमारा पूरा सक्सेस हो जाएगा। अच्छा, कहाँ से आप लोग? अहमदाबाद से। तारक अहमदाबाद से। अच्छा, कैसा लग रहा है आज सीतावनी जोन में जा रहे हैं? बस देखो, अभी जा रहे हैं, एक्साइटमेंट है, टाइगर देखने को मिल जाए तो बढ़िया है। अब पूरा फैमिली। सीतावनी जोन जो रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत इको टूरिज्म के लिए संचालित किया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो आज से इसको जोन को विधिवत खोल दिया गया है। इसमें 2 गेट हैं, टेढ़ा गेट और पवलगढ़ गेट। इसमें जिप्सियों की संख्या निर्धारित की गई है। दोनों गेटों से 50-50 जिप्सियां जाएंगी। आज इसका जो है उद्घाटन किया गया है माननीय विधायक रामनगर के द्वारा, और हमने जो यहाँ के रामनगर के जो दिव्यांग बच्चे थे उनसे आज लगभग 10 बच्चे जो थे उनकी 2 जिप्सियों के माध्यम से सबसे पहली सफारी उनको करवाई गई है और इस जोन का संचालन किया जाएगा। इसमें ध्यान रखा गया है कि जो इको टूरिज्म सस्टेनेबल तरीके से हो और साथ में जो है वाइल्ड लाइफ का भी ध्यान रखा जाए, तो एक सामंजस्य स्थापित करते हुए संख्या निर्धारित की गई है। इसमें जल्द ही जो है इसमें हम लोगों ने इसमें पत्र लिखा है कि इसमें इसको जो बुकिंग होती है जो हम पर्यटकों से करते हैं, इसको ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की जाए और साथ में ही इसमें जो स्थानीय गांव के लोग थे उनकी भी एक डिमांड थी कि इसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, तो उसके लिए भी अभी जो नेचर गाइड वाहन चालकों का और वाहन स्वामियों का पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं मोबाइल टावर निर्माण के विरोध में उत्तरांचल कॉलोनी वार्ड नंबर 37 दमोअड़ंगा के लोग सड़क पर उतर आए। वार्ड नंबर 37 के लोगों का आरोप है कि प्राइमरी स्कूल की हरिपुर गंगों के पीछे दीप पाठक द्वारा अवैध तरीके से मोबाइल टावर बनवाया जा रहा है। जिस स्थान पर मोबाइल टावर बनाया जा रहा है उसी के पास हाई टेंशन बिजली की लाइन भी जा रही है। इसके चलते बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने मोबाइल टावर से निकलने वाली एडिशनल को भी खतरनाक बताया। उनका कहना है कि जो एडिशनल वह मनुष्य के अलावा जानवरों के लिए भी हानिकारक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दीप पाठक द्वारा लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। इस वजह से उत्तरांचल कॉलोनी के लोग भय में जी रहे हैं। पूरा मामला यह है कि जनहित बहुत जरूरी है और भविष्य को देखते हुए इससे जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट जो रेडिएशन एक किरण निकलती है उससे बड़ी जनहानि होती है और उस किरणों से बड़ी गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कैंसर, और इंसानों के अलावा जानवरों को भी बड़ी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक हाई टेंशन लाइन है जिससे बड़ी जनहानि होने का खतरा है। और इसके जो नियम होते हैं, आप नियमावली पढ़ लीजिए, इसमें 2000 वर्ग फुट भूमि चाहिए शहरी उसमें,
और 35 मीटर की दूरी पे, जो आबादी वाले क्षेत्र है 35 मीटर की दूरी पे ही ये टावर लगाए जाते हैं। लेकिन जो नियम का विरोध करके इन्होंने जो रातों रात, अगर ये सही तरीके से होते, दिन में इसका काम होता, रातों रात इन्होंने लेबर बुला के काम शुरू करवाया है। और इतनी जो मात्र शक्ति खड़ी है, इनकी पूरी जिंदगी, इनके भविष्य को एक ताव में रखकर, मतलब जो जिंदगी बिल्कुल तबाह। भगत से ये हुआ है, एक तो अगर इन्होंने परमिशन लिए तो अधिकारी को भी गुमराह करके परमिशन लिए, जो इसके मानक हैं, जो इसके नियम है, अगर वो दिखाते हो, मेरे ख्याल से कोई भी अधिकारी इसको परमिशन नहीं देगा। 2000 वर्ग फुट भूमि शहरी विकास में चाहिए और 35 मीटर की दूरी में ही। मेरा नाम मनोज गोस्वामी है। आने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। हमें इस टावर से इसलिए दिक्कत है क्योंकि ये जो भी इसके मानक है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमें दिक्कत है। और हाई टेंशन इसके बगल में 20 से वहाँ से गई है, वो भी दिक्कत है। और रही बात, ये पर्सनली गाली गलौज भी करते हैं। ये पहले भी ये टावर को हटाने का 2016 में हमने कोशिश की थी, तो डीएम जो वो थे हमारे दीपक रावत जी, उन्होंने इसमें हटा दिया था, बंद कर दिया था। लेकिन इन्होंने फिर गलत परमिशन लेके, पता नहीं अधिकारियों को गुमराह करके, फिर इन्होंने ये टावर रातों रात फिर खड़ा कर दिया। ठीक हो गया। फिर हमने 24 सितंबर को एक एप्लीकेशन लगाई थी वहाँ नगर निगम आयुक्त के सामने। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम हटा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी हमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। आपका नाम? मेरा नाम जया चौधरी है। का मामला ये है कि जो यहाँ पे आवासीय कॉलोनी है, फर्स्टली तो ये आवासीय कॉलोनी के नियर बाय में होना नहीं चाहिए। जो इसके मानक, जो नियम कानून कहता है, जो इसके रेडियल्स, आप नॉर्मली जहाँ पे भी जाते हैं, अगर किसी एक्सरे वगैरह करवाते तो उससे भी कितना दूर पर आदमी को अलाउ किया जाता है। मगर यहाँ पे जो इन लोगों ने बना रखा है टावर का, जो इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने करी है, उसका जो है मकान से लगभग 10 मीटर का गैप भी नहीं है। और उससे मेन प्रॉब्लम ये है, जो यहाँ पर हाई पावर जो ऊपर से 11 जा रहा है, उससे भी ज़्यादा हैवी लाइन जा रही है, उससे भी ज़्यादा लाइन की जो यहाँ पे लाइट की वो जा रही है, पावर सप्लाई जा रही है, उसकी डिस्टेंस तकरीबन 10 या 20 मीटर से भी ज़्यादा नहीं है। तो इससे भविष्य में इसके नीचे इतनी आवाज़ आती है, जब ठंडरिंग होती है, यहाँ पे बादल गरजते हैं, तो उस टाइम पे इतनी दिक्कत होती है कि आदमी को यहाँ रहने। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है इसको यहाँ से हटाया जाए, और जो काम होते हैं वो दिन के टाइम पे होना चाहिए। अगर इनके पास अगर कहीं से परमिशन है तो डे टाइम पे करें, रात को करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के कलियावाला मार्ग की है, जहां कुछ महिलाएं ई रिक्शा से खेत में काम करने जा रही थी। एक निजी स्कूल में वैन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं मामला जसपुर के कलियावाला मार्ग का है, जहां पीछे से आ रही निजी स्कूल वैन ने खेत में धान काटने जा रही महिलाओं को टक्कर मार दी, जिसमें लगभग 10 महिलाओं को चोट आई थी, जिनका उपचार किया जा रहा है। सुबह 9 बजे के लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो उसी से 9-10 मरीजों को 9-10 लोगों को चोट आई, तो यहाँ आए हैं, उनका प्राथमिक उपचार किया गया है। कुछ लोगों को संदर्भित भी किया गया है एलडी भट्ट, जिनको गंभीर चोटें आई हैं। हाँ, संदर्भित किया गया है कुछ मरीज जिनको कि लगा कि जो कुल्ले में चोट वगैरह थी, ज़्यादा ही सूजन थी, वैसा लगा कि जो जिनको कि जो विशेष उपचार की। वहीं नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 2,10,000 के 8 चोरी के मोबाइल के साथ 2 आरोपियों को नेहरू कॉलोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों राजीव नगर स्थित मोबाइल की दुकान से लाखों रुपए की मोबाइल व अन्य सामान चोरी हुए थे। वहीं पुलिस ने थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले में नेहरू कॉलोनी पुलिस ने मुखबिरी की सक्रियता के कारण पुलिस टीम को ये सफलता मिली है, जिसके चलते नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के राजीव नगर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए 26 अक्टूबर की घटना है, थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में राजीव नगर में एक मोबाइल की दुकान में चोरी हुई थी और इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और इसमें जब चोरी खोलने के प्रयास के दौरान टीम को जो है सीसीटीवी फुटेज से जो इसमें चोरी जिनके द्वारा की गई है उसकी फुटेज मिली, तो उस पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनसे जो मोबाइल की दुकान से चोरी गया सामान है वो बरामद हुआ है। लगभग 8 मोबाइल जो है इसमें बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख के आसपास है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जो है उसके अगले दिन जो है थाना डालनवाला में एक परचून की दुकान में भी चोरी की गई थी, तो वहाँ से भी जो चोरी गया सामान है वो भी बरामद किया गया।
वहीं उत्तराखंड विधानसभा में आश्वासन समिति की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा सत्र के दौरान सदन में दिए गए आश्वासनों पर चर्चा की गई। इस मौके पर आश्वासन समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि आश्वासन को लेकर हम लोग विभागीय अधिकारियों से बिंदुवार चर्चा कर रहे हैं और विभाग के संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर दिए गए आश्वासन को समय से पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा नेगी ने कहा कि राज्य में कई आश्वासनों को पूरा करने में बजट की परेशानी आ रही है, जिसे दूर करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। देखिए, 2018 से और 22 के बीच में जो आश्वासन बने, हमने प्रथम चरण में उसको टेकअप किया है और अभी हमने PWD और वन विभाग 2 पे चर्चा हो गई है। बहुत सारे मामलों लंबित हैं, उनको आगे के लिए लंबित कर दिया गया है और बहुत सारे मामलों में कार्रवाई हो गई है, उनको आश्वासन को पूर्ण मान लिया गया है। अभी चूंकि बैठक जारी है, शाम तक इसका पूरा रिजल्ट सभी विभागों का निकल पाएगा। कल फिर पुनः बैठक है। अब चूंकि अभी वार्ता जारी है, बैठक चल रही है, तो पूरा निष्कर्ष उसके बाद निकल पाएगा। बहुत सारे मामले लंबित हैं, उनमें अक्सर में आया कि प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति पर निर्भर है बहुत सारे मैटर, लेकिन हमारा प्रयास है, क्योंकि प्रदेश की समस्या है और माननीय सदस्यों ने सवाल किया है और हमारी सरकार ने, माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, तो उसका हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। अभी चूंकि पूरे पे वार्ता नहीं हो पाई है, बैठक अभी चल रही है, गतिमान है। जब इस पूरे पे बैठक हो जाएगी कि कितनों का हमने समाधान किया, कितने रह गए हैं और कितने अगली बैठक के लिए रखे गए हैं, इस पर बाद में वार्ता की समस्या होती है और बहुत सारी चीज़ें हम महसूस करते हैं कि गंभीर समस्या है। होना ये चाहिए कि इनका तत्काल निस्तारण किया जाना चाहिए। अब प्रदेश के वासी भी चाहते हैं, हमने ये प्रदेश भी इसीलिए नया प्रदेश बनाया है कि विकास ज़्यादा हो, तीव्र हो, जल्दी हो, लोगों को सुविधाएं मिल सके। जहाँ टनकपुर के पशु चिकित्सालय में बरसीम और जई के बीजों का वितरण पशुपालकों को किया गया, जिससे सैकड़ों पशुपालकों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक सुबह 9 बजे से देर शाम तक बरसीम और बीजों का वितरण किया गया। इस मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय पाल प्रजापति ने बताया कि जिला मुख्यालय के सेंट्रल स्टोर में मिली बरसीम और जई के बीजों का अस्पताल में वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि बरसीम और बीजों का सुबह 9 बजे से देर शाम तक वितरण किया गया, जिसमें 120 किलो बरसीम और 6 क्विंटल जई के बीज 283 पशुपालकों को वितरित किए गए। पशुपालकों हेतु जो पशु चारा के रूप में बरसीम और जई का बीज हमें जो है चंपावत जो हमारा मेन सेंट्रल स्टोर है वहां से प्राप्त हुआ था, जिसमें आज सुबह 9 बजे से हम लोगों ने जो है 283 पशुपालकों को 120 केजी बरसीम। वहीं अल्मोड़ा में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते उपचार के लिए आ रहे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में OPD में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण जनता यहां कम रुक रही है, जबकि सभी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी आ रही है, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज अब सफ़ेद हाथी सिद्ध हो रहा है। अल्मोड़ा जिला अस्पताल की प्रभारी PMS का कहना है कि मौसम परिवर्तन की वजह से मरीज बढ़ रहे हैं। लेकिन OPD हमारे यहाँ की फिर भी और हॉस्पिटल के कंपैरेटिवली अच्छी है और यहाँ पर ज़्यादा खांसी, जुकाम, बुखार इसी के ही पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से इसीलिए जो है सभी लोगों से अपेक्षा की जाती है वो अपने ठंड से बचें और गर्म पानी, गुनगुना पानी पिएं, तरल पेय पदार्थों का सेवन करें और कहीं से भी किसी तरह का ऐसी पानी जो है कहीं जगह जगह का ना पिएं, क्योंकि पानी से ही बहुत ज़्यादा बीमारी होने का अंदेशा रहता है। क्या डॉक्टर की स्थिति के अलावा पूरे डॉक्टर्स हमारे यहाँ सभी विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। अभी बीच में क्योंकि दिवाली का त्यौहार की वजह से कुछ डॉक्टर्स नहीं थे, लेकिन अब सबके सब आ गए हैं।
वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से निर्देश दिए गए कि जन शिकायतों के लिए तहसील दिवस बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाए ताकि जनता शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जा सके। इसे लेकर जिला प्रशासन अल्मोड़ा की ओर से ITI खूंट धामस में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी CS मर्तोलिया ने की। इससे जनपद के विभाग के कुल 3 शिकायतें आईं, जिन्हें पंजीकृत किया गया। इस पर अपर जिलाधिकारी संबंधित विभाग अधिकारियों को इस शिकायतों का त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोजित होने वाले तहसील दिवसों में जो भी जन समस्याएं लोगों की हो और दर्ज की जाती हैं, उन शिकायतों का समय से निर्धारण किया जाए। जनपद की किसी तहसील को में दूरस्थ जगह पर एक शिविर का आयोजन किया जाता है, वो मेरे अध्यक्षता में होती है। और जो 3rd तहसील दिवस को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में वहाँ पे शिविर का आयोजन किया जाता है और जन समस्याओं का सुनवाई और निस्तारण की कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, समाज कल्याण से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, सड़क, पेयजल, विद्युत, तो सभी समस्याएं हम सुन रहे हैं और उसको निस्तारण। वहीं चमोली के जिला अधिकारी हिमांशु खुराना तहराली विकासखंड के गांव पैनगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन का जायजा लिया और आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही जिला अधिकारी ने मलबे की चपेट में आए एक ही परिवार के 4 मृतकों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए भूस्खलन में जद में रहे परिवारों को सुरक्षित स्थान पर उनकी व्यवस्था करने के स्थानीय प्रशासन के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि भूस्खलन के जद में रह रहे परिवारों को विस्थापन की कार्रवाई की जा रही है और विस्थापन की प्रक्रिया पूरी होने तक इस परिवार को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा। गांव में जो पिछले दिनों में भूस्खलन की घटना की वजह से जो दुर्घटना हुई है, तो आज जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है उसका निरीक्षण किया गया और जो स्थानीय जनमानस है उनके साथ वार्ता भी की गई। तो जो विस्थापन की प्रक्रिया है कि पहले जैसे इसमें कुछ 18 परिवार को इंक्लूड किया गया था, तो ऐसा बताया जा रहा है कि और भी करीब टोटल 45 परिवार इसकी जद में आ रहे हैं। 2 तोक भूस्खलन की जद में आने की संभावना है। तो उसमें जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं उनको जल्द से जल्द सर्वे करके और जो वैकल्पिक लैंड चयन की जानी है उसके लिए निर्देशित किया है। साथ ही साथ जो विस्थापन का प्रस्ताव है वो जल्द से जल्द भेजें। उसमें कुछ समय लगने की संभावना है, तब तक क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, तो उसके लिए अगर कोई अपने स्तर पे करना चाहता है और अगर कोई कम्युनिटी हॉल हम बना के देंगे तो गांव वालों को भी ये भी सुझाव दिया गया है। तो जैसे उनका मंतव्य रहेगा उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं कि भाई जो गांव में एक लाइट की स्थापना है, कृषि यंत्र है या फिर किसी का राशन पानी जो है दब गया है और कोई ऐसा कोई नुकसान हुआ है, तो उसके लिए हमने लोकल SDM को भी निर्देशित किया है और साथ में हम स्थानीय जो NGOs हैं, चाहे हंस फाउंडेशन है चाहे और इस तरह के जो NGOs हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, उनका भी सहयोग लेंगे कि ऐसी दुखद घड़ी में जब इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें प्रशासन और शासन प्रशासन साथ में रहे। और ऐसा भी अवगत कराया है कि अगर विस्थापन होते समय विस्थापन होने में जैसे टाइम लगता है, तो तब तक वैकल्पिक व्यवस्था में चाहे स्कूल है चाहे हमारा पंचायत घर है, तो उसमें अगर छोटा मोटा रिपेयर कराना है तो वो भी हम कराएं ताकि कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े। और भी कोई समस्या आती है तो उसके लिए सचेत किया गया है यहाँ के अधिकारियों को भी और लोकल लोगों को भी कि वे अवगत कराएं ताकि हम उनकी मदद कर सकें। फिलहाल तो अब इन लोगों को ये जैसा कि मैंने बताया कि ये गाँव जो है 4 भूभागों में बटा हुआ है, तो 4 भाई 4 प्रकार की बातें तो करेंगे ही। मेरा मानना यही है कि DM साहब के संग हम संतुष्ट हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी बताई कि आप लोग हमें बताएंगे कि हमें आप लोग कहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हम अपने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला करके लोगों को ये तय करेंगे कि हमने यहाँ पर आप लोगों का रेन बसेरा करना है, यहाँ पर आप लोगों के मवेशी रहेंगे और DM साहब के आदेश पर हम चलेंगे और हम उन पर विश्वास है और गाँव वालों को हम मोटिवेट करेंगे कि इस दुख की घड़ी में सब एक होकर के गवर्नमेंट का जो निर्देश है उनका। फिलहाल आप लोग उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।